नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं सुरेंद्र मोहन पाठक जी द्वारा लिखा गया विमल सीरीज का एक और मज़ेदार उपन्यास 6 करोड़ का मुर्दा। मंगलवार 9 मई, मुंबई, करनाल, दिल्ली। सुबह सवेरे विमल ने काठमांडू में ज्यूरिख स्टेट बैंक के प्रेसिडेंट मारुति देवाल को उसके प्राइवेट नंबर पर टेलीफोन किया। तत्काल उत्तर मिला। गुड मॉर्निंग सर, विमल बोला। मैं कॉल बोल रहा हूँ। वेरी गुड मॉर्निंग मिस्टर कॉल, देवाल का उत्तर मिला। ओरिएंटल से कोई टेलीफोन कॉल आई सर? हाँ, कल ही आ गई थी। कॉल करने वाला कोई महेश दांडेकर था, जो कि अपने आप को ओरिएंटल का मैनेजिंग डायरेक्टर बताता था। मैंने उसे वो जवाब दे दिया था जो कि तुम चाहते थे कि उसे मिले। संतुष्ट हो गया था वो? संतुष्ट तो लगता था वो आवाज़ से, लेकिन संतुष्ट से ज़्यादा हैरान लगता था। उम्मीद जो नहीं थी उसे करेक्ट जवाब मिलने की। हाँ, बहरहाल अपनी नामुराद जिंदगी में जितना हैरान उसने होना था वो हो चुका। क्या मतलब? मुंबई का कोई आज का अखबार देखेगा, समझ जाएंगे। आई सी। देवाल साहब, आपने मेरी खातिर अपनी बैंकिंग सिस्टम की गोपनीयता का नियम तोड़ा। इसके लिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। दैट इज़ नॉट नेसेसरी। जिस शख्स ने मेरी जान बचाई हो, जिसने वक्त रहते मुझे अपना बैंक बचा लेने का मौका दिया हो, उसके लिए ये एक मामूली काम था जो मैंने किया। सो रेस्ट अश्योर्ड, यू ओ मी नथिंग। थैंक यू सर। ऐसा था विमल के व्यक्तित्व का जादू कि मारुति देवाल जैसा शख्स, जिसने अपने बैंकिंग सिस्टम की जगत प्रसिद्ध गोपनीयता बनाए रखने की खातिर अपनी दुल्हन बनी नौजवान बेटे की बलि देना कबूल कर लिया था, जिसने खुद बेशुमार ताड़नाएं सहकर अपनी जुबान खोलना कबूल नहीं किया था। जुबान न खोलने की जिद की वजह से जिसकी मौत निश्चित थी, वो स्वेच्छा से विमल की खातिर झूठ बोलने को तैयार हो गया था। वे विमल की वो ताकत थी जिससे कोई पार नहीं पा सकता था। दीन के हित में लड़ने वाले को हासिल ये वो खुदाई मदद थी जो पता नहीं कितने बिगड़े काम सवार देने की कुव्वत रखती थी। दाता, मैं निर्गुणियारे को गुण नाही, आपे तरसु पइयोई। उसने टेलीफोन डायरेक्टरी में राजेश जठार का नंबर तलाश करके उसके घर पर कॉल लगाई। जठार से उसका संपर्क हुआ। लोहिया साहब के यहाँ से विमल बोल रहा हूँ सर, विमल बोला। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग, जठार की आवाज़ आई। मैं तुम्हें याद कर रहा था। अच्छा, अभी अभी मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में दांडेकर के साथ हुए हादसे की खबर पढ़ी। मैंने भी पढ़ी। मुझे आपके एमडी साहब की बेवक्त की मौत का अफसोस है। तुम्हारे लिए तो वो बड़े मौके की मौत साबित हुई। मेरे लिए? कॉल के लिए? राजा साहब के लिए? जठार साहब, लगता है आप मुझे कोई गलत शख्स समझ रहे हैं। मैंने अर्ज किया था कि मैं विमल बोल रहा हूँ। विमल, लोहिया साहब का फ्रेंड, जो कि कल आपसे लोहिया साहब की कोठी पर मिला था। कोई भी बोलो भाई, लेकिन एक काम न करो। कौन सा काम? दाई से पेट छुपाने की कोशिश न करो। विमल के मुंह से बोल न फूटा। पेट ताड़ लिया आपने? फिर वो बोला, ताड़ भी लिया और टटोल भी लिया। अच्छा, लोहिया मेरा जिगरी दोस्त है, उसने मुझे सब बता दिया है। सब? हाँ सब, लेकिन खातिर जमा रखो। दाई भी अपनी है और पेट भी अपना है। मतलब? मैं लोहिया की ही कल की बात दोहराता हूँ। तुम्हारी जुबान से निकली हर बात मेरे पास भी उतनी ही महफूज होगी जितनी कि लोहिया के पास। जैसे ये लोहिया की गारंटी थी, वैसे ही इसे मेरी भी गारंटी जानो। वो तो आपकी मेहरबानी है, लेकिन मैं पसंद करता अगर लोहिया साहब इस बाबत अपना मुंह न फाड़ते। अमूमन नहीं फाड़ते, लेकिन गिलास हाथ में हो तो गैर जिम्मेदार हो जाते हैं, खास तौर से अपनों के सामने। और गैरों के सामने? गैरों की बात गैर जाने। आई सी। बहरहाल मैं कह रहा था कि तुम्हारे लिए तो दांडेकर की मौत बड़ी मौके की मौत साबित हुई। हो जाता है कभी कभार ऐसा। ऐसे नफे नुकसान चलते ही रहते हैं इस फानी दुनिया में। कुछ चलते रहते हैं, कुछ चलाए जाते हैं। जी, क्या फरमाया? कुछ नहीं, यूं ही जरा लाउड थिंकिंग कर रहा था। फोन कैसे किया? ये जानने के लिए किया कि शायद आपको खबर हो कि आपके एमडी साहब की मौत की रूह में क्या आज की बोर्ड मीटिंग होगी। अभी अभी चेयरमैन रणदेवी साहब को फ़ोन करके यही सवाल मैंने उनसे किया था। उनका कहना था कि मीटिंग होगी और ज़रूर होगी। गुड।
ही सेज दिस शो मस्ट गो ऑन। वेरी गुड, तो अब मीटिंग में आपसे मुलाकात होगी। एक बात और, फरमाइए, मोहसिन खान से कैसे वाकिफ हो? वो जो डायरेक्टर में से एक थे, वही। किसने कहा? मैं उनसे वाकिफ हूँ। उसकी वोट देने की मर्जी नहीं थी। तुमने उसके कान में कोई खास फूंक मारी थी, तो तभी उसने अपना हाथ उठाया था, और खास उसी की वोट से दांडेकर का खेल बिगड़ा था। ऐसी मेहरबानी कोई किसी ना वाकिफकार के लिए तो नहीं करता। करता है जनाब, क्यों नहीं करता? मिसाल कल आपने खुद अपनी आंखों से देखी थी। फिर भी जठार साहब, मोहसिन खान साहब आपके बिरादरी भाई हैं, आपके फेलो डायरेक्टर हैं। आप उन्हीं से क्यों नहीं पूछते कि उन्होंने ऐसा क्यों किया था? मैंने पूछा था। क्या जवाब मिला था? कोई जवाब नहीं मिला था। ही वॉज नॉट विलिंग टू टॉक ऑन दिस सब्जेक्ट। दैट्स टू बैड। लोहिया से कब से यारी है? क्यों पूछ रहे हो? कल वो तुम्हें अपना खास दोस्त बता रहा था। लोहिया से मेरा बड़ा पुराना परिचय है। मैं उसके तमाम खास दोस्तों को जानता हूँ, लेकिन तुम्हें नहीं जानता था। ऐसा क्यों? इत्तेफाक की बात है। फिर भी आप कहते हैं कि लोहिया साहब ने मेरे बारे में आपको सब बता दिया। क्या सब में ये बात शामिल नहीं है कि मेरी उनसे कब से यारी है? नहीं शामिल है, तभी तो तुमसे सवाल कर रहा हूँ। सर, may I offer a word to the voice? Yes, sometime ignorance is bliss. कई बार अज्ञान ही वरदान होता है। जठार खामोश रहा। कल लोहिया साहब ने मुझे अपना दोस्त नहीं, अजीज भी कहा था। अब जब तक वो अपने इस अजीज से अजीज नहीं आ जाते, तब तक तो आप इस नाचीज की तरफ नजरे इनायत ही रखें, मेहरबानी होगी। मिस्टर कॉल, आई मीन विमल। सर, यू आर अ वेरी मिस्टीरियस पर्सन। नथिंग लाइक दैट सर। बहुत गहरी शख्सियत पाई है तुमने। तुम्हारी शख्सियत के जिस पहलू पर भी मैं नजर डालता हूँ, मुझे पर्दे ही पर्दे दिखाई देते हैं। 2-4 मुलाकात और होने दीजिए जनाब, तमाम पर्दे उड़ जाएंगे। देखेंगे। संबंध विच्छेद हो गया। विमल ने भी रिसीवर वापस क्रेडल पर रखा। तो नीलम बोली, मीटिंग होगी? हाँ, विमल बोला। बड़ा थिएट्रिकल मिजाज पाया जान पड़ता है चेयरमैन साहब ने। कहते हैं शो मस्ट गो ऑन। हिंदुस्तानी में इसका क्या मतलब हुआ? वही जो बोला, मीटिंग होगी। हम सीधे वहीं पहुंचेंगे या कहीं और का भी प्रोग्राम है? और कोई प्रोग्राम नहीं, और सीधे हम नहीं पहुंचेंगे, मैं पहुंचूंगा। क्या मतलब? आज तू मेरे साथ नहीं जाएगी, आज मैं अकेला जाऊंगा। ये नहीं हो सकता। हो सकता है, होगा, होना जरूरी है। क्यों जरूरी है? तुझे नहीं पता क्यों जरूरी है? कल वो पुलिस वाले मेरीन ड्राइव पर हमारी तलाशी लेने का ख्याल न छोड़ देते तो जानती है ना कि क्या होता? क्या होता? उन्हें पता चल जाता कि तू मर्द नहीं, औरत है। चला तो नहीं? अब ये ढीटो जैसी बातें तो तू मेरे से कर नहीं। सरदार जी, जिन्नू रब रखे ओनू कौन चखे। बातें न बना और बात का मर्म समझ। बिना इन बातों का हवाला दिए बात का मतलब समझ कि क्लब 29 तू मेरे साथ गई थी। उस मवाली घोर पड़े की फिराक में कमाठीपुरे मेरे साथ गई थी। ज्ञान प्रकाश डोगरा का बोलो राम करने के अभियान में तू मेरे साथ थी, वगैरह। नीलम, उन दिनों तेरा साथ मेरे लिए इसलिए ज़रूरी था क्योंकि तब तेरे सिवाय मेरा कोई साथ नहीं था, कोई मददगार नहीं था। तब मैं एक तन्हा आदमी था जिसकी निगाह में तेरी कैसी भी मदद की कोई अहमियत थी। वाहे गुरु की कृपा से आज हालात वैसे नहीं हैं। आज ना मैं तन्हा हूँ और ना बेयारो मददगार हूँ। इसलिए पहले की तरह तेरा मेरे साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम करना अब कतई ज़रूरी नहीं। अरे सरदार जी, 1 से 2 सदा भले होते हैं, लेकिन जब दूसरा मर्द बनी जनानी हो तो भले नहीं होते, तो मुसीबत का बायस होते हैं। तो आ बैल मुझे मार जैसी हालत पैदा करते हैं। तुम खामखा बात का पतंगड़ बना रहे हो। नहीं, मैं एक सही और जायज़ बात कह रहा हूँ। मैं अब तुम्हारी परछाई हूँ, मैं नहीं टलने वाली। अरे खरदमाग, तेरा क्या काम है? मेरी दुश्वारियाँ कम करना या उन्हें बढ़ाना? कम करना, बल्कि खत्म करना। तो करती क्यों नहीं? कर तो रही हूँ। नहीं कर रही। सदा मेरे साथ चिपके रहने की अपनी जिद छोड़ेगी तो करेगी। सरदार जी, मैं नहीं।
अच्छा चल ऐसा करते हैं, जहाँ तेरे लिए बहुरूप की जरूरत नहीं होगी, जहाँ तुझे गूंगी करार देना जरूरी नहीं होगा, जहाँ तू मेरे साथ जैसी है वैसी जा सकेगी, वहाँ मैं तुझे साथ लेकर जाऊंगा। आज के बाद ऐसे ही सही। आज के बाद क्यों? आज क्यों नहीं? अब मुझे कुछ सोचने का, फैसला करने का मौका भी दोगे या नहीं? उन रुड़ जाने बोर्ड वालों को 24 घंटों की मियाद मिल सकती है कोई फैसला करने के लिए, मुझे नहीं मिल सकती। यानी कि आज तो तू मेरे साथ चले ही चले। हाँ, कल की तरह ही सूट पहन के और दाढ़ी मूछ लगा के। याद है कल वो पुलिस वाला हमें देख के क्या कह रहा था? क्या कह रहा था? कह रहा था हम सगे भाई लगते थे, मील से देखने पर भी। तू मेरा भाई बनना चाहती है? क्या हर्ज है? मर्द तो तू है नहीं, तू तो औरत है, यानी कि बहन। दूर फिटे मुंह। नीलम उसकी पीठ पर एक धौल जमाती हुई बोली। विमल हंसा। अब दिल्ली फोन करो ताकि मुझे अपने सूरज की कोई खबर मिल सके। सहमति में सिर हिलाता विमल वो पीपी नंबर डायल करने लगा जो कि उसे एयरपोर्ट पर फोन करके सुमन ने दिया था। चारों बिरादरी भाई एक उजाड़ फार्म के उससे भी उजाड़ फार्म हाउस में जमा थे। वहीं वो आदमी भी जमा थे जिन्होंने की पिछली रात माया राम को पुलिस के चंगुल से छुड़ाया था। वो फार्म जीटी रोड से कई मील हटके था और जो करीबी कदरन बसी हुई जगह थी वो कुंजपुरा नाम का मुट्ठी भर लोगों का गांव था। माया राम की हथकड़ियां बेड़ियां खोली जा चुकी थी। उसे काफी आराम का मौका दिया जा चुका था और वो नाश्ते पानी से भी नवाजा जा चुका था। जबकि एक एयर कंडीशन फोर्ड एस्कॉर्ट पर सवार होकर बिरादरी भाई वहां पहुंचे थे। पिछली रात की अफरा तफरी में उसकी बैसाखियां पीछे छूट गई थी, लेकिन उसके मुक्तिदाता ने उसे आश्वासन दिया था कि बहुत जल्द उसके लिए नई बैसाखियों का इंतजाम कर दिया जाएगा। मुक्तिदाता से, कथित नए कैदी से, जिसने अपना नाम टोकस बताया था, मायाराम कई बार सवाल कर चुका था कि वो कौन था और क्यों उसने उसे पुलिस कस्टडी से रिहा कराने का इतना जोखिम भरा काम किया था। हर बार उसे एक ही जवाब मिला था, साहब लोग आकर बताएंगे। बहरहाल साहब लोग जो कोई भी थे उसके लिए वो संकट मोचन थे, मुश्किल कुशा थे। आखिरकार साहब लोग वहां पहुंचे थे। उनको देखते ही माया राम पर उनका रौब गालिब हो गया था। उनके सम्मान में उसने उठ के खड़ा होने की कोशिश की थी, लेकिन सफेद दाढ़ी वाले सरदार जी ने उसे वापस उसकी चारपाई पर बिठा दिया था। खेचल नहीं मायाराम, खेचल नहीं, पवित्र सिंह आश्वासनपूर्ण स्वर में बोला। अब हम सब एक हैं। हम सब? हाँ, मैं पवित्र सिंह, ये झामनानी, ये भोगीलाल और ये ब्रजवासी। बड़ी, अब तू ये समझ, झामनानी बोला, कि हम 5-5 उंगलियां हैं जो कि इकट्ठी होके घूसा बनेंगी तो सोहल की खोपड़ी से उसका मगज निकाल देंगी। सोहल? मायाराम सकपकाया। आप लोग सोहल को जानते हैं? वडी, सोहल को तो जानते ही हैं, उसको भी जानते हैं जिसको तू सोहल बोला। कौल? ब्रजवासी बोला। कौल की बात कर रहा है सिंधी भाई। ओह, मायाराम के मुंह से निकला। मायारामा? पवित्र सिंह बोला। आज की तारीख में तो सोल का सताया हुआ है। ठीक? बहुत ठीक सरदार जी, सताया क्या हुआ हूँ, उसका मारा हुआ हूँ। सीधा फांसी के फंदे का रुख था, जबकि आप लोगों ने मुझे छुड़ाया। मैं किन अल्फाज में आपका शुक्रिया अदा करूं? शुक्रिया कादा कमलिया, ओए हम तेरे काम आए हैं, तू हमारे काम आएगा, हिसाब बराबर हो जाएगा। एक हाथ दूसरे हाथ को धोवे है जी, भोगीलाल बोला। देखा? ब्रजवासी बोला। कितनी अक्ल की बात की अपने लाला ने। मैं आप लोगों के किस काम आ सकता हूँ? मायाराम बोला। बता भाई सिंधी भाई। बड़ी साईं, वो कर्मा मारा सोहल तेरा दुश्मन है ना? झामनानी बोला। बिल्कुल है जी, मायाराम बोला। जो उसने हाल ही में मेरे साथ किया है, उसके बाद तो घोर शत्रु है मेरा वो मायावत सोहल। साडावी, पवित्र सिंह बोला। बड़ी, तू जानता है नन्ही कि एक ही जने के दो दुश्मन दोस्त होते हैं। वो तो है। बड़ी, तो हम दोस्त हुए ना जी? यूं तो हुए मालको, तेरा साईं जीवे। अब तेरी एक खास खूबी ये सुनने में आई है कि तू सोहल की नस नस से वाकिफ है। वडी, सुना है कि पूरे 10 महीने उसके पीछे लगे रहकर तूने सोहल की मुकम्मल क्रिमिनल लाइफ को
सीन टू सीन रिकंस्ट्रक्ट किया था। बड़ी, ये बात सच है नी? है तो सही मालिको। 10 महीने की अनथक मेहनत से मैंने सोहल के कारनामों का मन का चुनकर उन्हें एक धागे में पिरोया था। बड़ी, दोहरा तो सही, क्या चुना और क्या पिरोया? सुनिए, इतना तो उससे अमृतसर में हुई मुलाकात से पहले ही मुझे मालूम था कि पहले वो इलाहाबाद में एरिक जॉनसन नाम की एक फर्म में अकाउंटेंट की नौकरी करता था, जहां की गबन के इल्जाम में उसे 2 साल की सजा हुई थी। लेकिन वो जेल तोड़ के भाग गया था। फिर दाढ़ी मूछ और केश कटा के मुंबई पहुंच गया था, जहां की उसने विमल कुमार खन्ना बनकर सर गोकुल दास के यहाँ नौकरी की थी, और जहां उसने लेडी शांता गोकुल दास का कत्ल किया था और उसका कीमती मोतियों का हार लेकर फरार हो गया था। मुंबई से भागकर वो मद्रास पहुंचा, जहां गिरीश माथुर बनकर और कुछ लोकल बदमाशों के साथ मिलकर उसने अन्ना स्टेडियम से 70 लाख रुपए की रकम लूटी। मद्रास से दिल्ली पहुंचा, जहां बनवारी लाल बनके तांगा चलाने लगा और एक बैंक वैन रॉबरी में शामिल हुआ। अपने साथियों की दगाबाजी से गिरफ्तार हुआ, लेकिन पता नहीं कैसे तिहाड़ जेल से निकलने में कामयाब हो गया। अमृतसर पहुंचा तो इत्तेफाक से मेरे से टकरा गया और मैंने उसे पहचान लिया कि वो सोहल था। वहां भारत बैंक की 65 लाख की डकैती में मेरा साथी बना। मुझे अधमरा करके अपनी तरफ से मुझे पुलिस के रहमो करम पर छोड़कर खुद भाग के गोवा पहुंच गया, जहां पणजी में कैलाश मल्होत्रा बनकर लोकल गैंगस्टर में खिचड़ी में घी की तरह जा मिला, और मुंबई के मशहूर स्मगलर विशंबर दास नारंग, उसके सहायक रणजीत चौगुले और वहां के सोनवलकर नाम के एक पुलिस इंस्पेक्टर का कत्ल किया। वहां से भागकर जयपुर पहुंचा, जहां बसंत कुमार मोटर मैकेनिक बनकर बीकानेर बैंक की वैन लूटी। जयपुर से आगरा पहुंचा, जहां रत्नाकर स्टील मिल की पेरोल वाली बख्तरबंद गाड़ी लूटी। आगरे से भागा तो राजनगर पहुंच गया, जहां नितिन मेहता बनकर सिडनी पोस्टर नाम के अमेरिकी डिप्लोमेट का फिरौती की रकम के लिए अपहरण किया। उसके बाद वापस मुंबई पहुंचा और एक लंबे अरसे तक वहीं डेरा जमाए रहा। मुंबई में तब राज बहादुर बखिया नाम के सुपर अंडरवर्ल्ड बॉस का बोलबाला था, जिसकी क्रिमिनल ऑर्गेनाइजेशन कंपनी के नाम से जानी जाती थी, और मुंबई का होटल सी व्यू जिसका हेडक्वार्टर था। वहां पता नहीं किस बात पर उसकी बखिया से ठन गई। नतीजतन उसने बखिया के नाम रोडरी ग्वेज, ज्ञान प्रकाश डोगरा, शिवाजी राव, पालकीवाला, कांति देसाई, मोटलानी, दंडवती, मोहम्मद सुलेमान, शांतिलाल और जोजो जैसे बड़े ओहदेदार मार गिराए, और रतनलाल जोशी, अमीर जादा, आफ्ताब खान और मैक्सवेल परेरा नाम के 3 और बड़े ओहदेदारों की मौत की वजह बना। इसके अलावा कंपनी के और भी कई आदमी मार गिराए और कई ठिकानों पर हमला किया। उसने बखिया की कायनात तो उजाड़ी ही, आखिर में बखिया का भी काम तमाम कर दिया। वड़ी, अकेले ने किया नहीं? तब कुछ लोकल स्मगलर और गैंगस्टर उसका रौब खाकर उसके हिमायती बन गए थे, लेकिन मोटे तौर पर उसने जो कुछ किया था अकेले ही किया था। झूलेलाल। फिर उसने मुंबई में ही आलमगीर म्यूजियम से बेशकीमती फ्रांसीसी पेंटिंगें चुराई। जौहरी बाजार में प्रीमियम वॉल्ट सर्विस का अभेद वॉल्ट खोल तो लिया, लेकिन किसी वजह से लूट न सका। उसकी जगह वही बनी सुनारों की मार्केट लूट ली। तब तक कंपनी की गद्दी पर बखिया का एक लेफ्टिनेंट इकबाल सिंह काबिज हो चुका था। उसने इकबाल सिंह के खिलाफ कंपनी के दुश्मन इब्राहिम कालिया से जुगलबंदी की और स्वेन नेक पॉइंट के नाम से जाने जाने वाले जजीरे पर आबाद कंपनी के बराबर के पार्टनर बादशाह अब्दुल मजीद दलवई का कसीनो लूटा। उस दौरान उसने जो बड़ा करतब किया था वो ये था कि उसने अपने चेहरे पर प्लास्टिक सर्जरी करा ली थी, जिससे कि उसकी सूरत ही नहीं, आवाज भी बदल गई थी। वडी, आवाज भी बोला नहीं? हाँ, वडी, कमाल है नहीं। उसके बाद कुछ अरसे के लिए वो मुंबई से गायब हो गया। फिर जैसे एकाएक गायब हुआ, वैसे ही एकाएक वापस मुंबई पहुंच गया। उसी दौरान कंपनी के सुपर बॉस और बखिया का वारिस बना इकबाल सिंह भी अपनी बीवी लवलीन समेत कहीं गायब हो गया था, और उसकी जगह कंपनी का तब का दूसरे नंबर का ओहदेदार व्यास शंकर गजरे कंपनी की गद्दी पर काबिज हो गया था।
गजरे के निजाम में सोहल ने कंपनी का समूल नाश कर देने का ऐलान किया और अपना अगला वार मुंबई से 300 किलोमीटर दूर स्थित गजविलास फोर्ट पर किया, जहां की डिस्टिलरी की ओट में कंपनी की हेरोइन बनाने की फैक्ट्री चलती थी। डिस्टिलरी के अकाउंटेंट सुबीर बाबट और एक भूतपूर्व कर्मचारी विनोद शिंदे के साथ मिलकर वहां से 20 करोड़ रुपया लूटा और कंपनी के तब के सुपर बॉस को उसने रूबरू होकर अल्टीमेटम दिया कि वो उसके समेत कंपनी के तमाम ओहदेदारों को खत्म कर देगा। अपने अल्टीमेटम पर उसने खरा उतर कर दिखाया और यूं कंपनी के जिन टॉप के ओहदेदारों का खात्मा किया वो थे दशरथ किलेकर, भाई सावंत, रशीद पावले, कावस बिलमोरिया, किशोर पिंगले और आखिर में खुद व्यास शंकर गजरे। आज की तारीख में कंपनी का मुकम्मल सर्वनाश हो चुका है। वडी अकेले सोहल ने किए नहीं, मोटे तौर पर जो किया उसी ने किया। अलबत्ता कोई छोटी मोटी मदद उसे हर जगह हमेशा हासिल होती थी। जैसे ब्रजवासी बोला, दिल्ली में धोबियों की पलटन की। झाम नानी ने सहमति में सिर हिलाया और फिर बोला, और वो जो उसने पिछले दिनों मेरे साथ किया। मैंने अपनी पुरानी संगिनी नीलम से 4 पैसे झटकने की कोशिश की तो मायवा प्रेत की तरह दिल्ली पहुंच गया और मुझे अपने ही जोड़ीदार हरिदत्त पंत के कत्ल के झूठे केस में फंसा दिया। मैं गिरफ्तार हो गया तो मेरे पास पहाड़गंज थाने के लॉकअप में पहुंचा और मुझे रिहा करा देने का झांसा देकर मेरे से वो तमाम सबूत निकलवा कर नष्ट कर दिए जो कि नीलम को मेरी बीवी और कॉल को सोहल साबित करते थे। मैंने चिल्ला चिल्ला कर वहां कहा कि वो सोहल था, लेकिन किसी ने एक न सुनी। उल्टे फिंगरप्रिंट्स की कोई जादूगरी दिखा के खुद थाने के एसएचओ ने ही कॉल के हिमायतियों के सामने साबित करके दिखा दिया कि कॉल सोहल नहीं हो सकता था। हिमायती कौन नहीं? एक तो गैलेक्सी ट्रेडिंग कंपनी जहां की कॉल कहता था कि वो नौकरी करता था का मालिक शिव शंकर शुक्ला ही था। दूसरा योगेश पांडे था जो कि सीबीआई का कोई बड़ा साहब बताया जाता था। क्या? ब्रजवासी हैरानी से बोला, यानी कि एक सरकारी आदमी भी सोहल का हिमायती था? आम आदमी नहीं, बड़ा साहब। रवे किससे? भोगीलाल बोला, E13 कालिंदी। और ये शिवशंकर शुक्ला? कोठी नंबर 24, पंडारा रोड, ऑफिस कर्जन रोड की एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग की 5वीं मंजिल पर। तुम्हारे से निकलवा कर, ब्रजवासी बोला। जो सबूत उसने नष्ट किए थे वो क्या थे? वो मेरी और नीलम की शादी की तस्वीरों के नेगेटिव और शादी कराने वाले पंडित का जारी किया एक सर्टिफिकेट था। इन सब चीजों को उसने लॉकअप में मेरे सामने लाइटर से जलाकर राख कर दिया था। वडी, वो हमारे मतलब का सामान नहीं। उसकी बीवी थी। तेरी बीवी थी या काले चोर की बीवी थी, ये बात हमारे लिए अहम नहीं। तो हमें ये बता कि हमारे मतलब का क्या था तेरे पास? सोहल की तस्वीरें थी। बड़ी कैसी तस्वीरें? नहीं, उसकी नई पुरानी सूरतों की तस्वीरें, मसलन उसकी सिख वाली असली सूरत की तस्वीर, उसकी तब की सूरत की तस्वीर जब वो अपना हुलिया छुपाने के लिए दाढ़ी मूछ और केश मुंडा कर मौना बाऊ बन गया था, उसकी फ्रेंच कट दाढ़ी मूछ वाली वो तस्वीर जबकि वो बड़ौदा का पेस्टनजी नौशेरवानजी घड़ी वाला बना हुआ था, और उसकी प्लास्टिक सर्जरी के बाद के नए चेहरे की तस्वीर। झूलेलाल, जो सामान हमारे काम आने वाला है उसका जिक्र आखिर में किया। बड़ी, ये तस्वीरें भी जलाने के लिए सोहल को सौंप दी थी? नहीं। तो और क्या किया था? नी, पहाड़गंज थाने के सब इंस्पेक्टर जनक राज को सौंपी थी। क्यों? ये साबित करने के लिए कि कॉल सोहल था। बड़ी, कर तो न सका? नी, मैं तो कर सका, लेकिन मेरी किसी ने सुनी नहीं। जरूर वो सारे ही मेरे खिलाफ थे और एक दूसरे से मिले हुए थे। और कुछ नहीं। यही है सोहल की मुकम्मल लाइफ स्टोरी। मुकम्मल ता नहीं वीर मेरे, पवित्र सिंह बोला। बीच में से एक हिस्सा गायब है। हाँ, ब्रजवासी ने भी अनुमोदन किया। तू नहीं जानता कि वो बीच में कुछ अरसे के लिए मुंबई से कहाँ गायब हो गया था? बड़ी, वो हम जानते हैं नहीं, झामनानी बोला। तब वो दिल्ली में था और गुरबख्श लाल की आंख में डंडा किए था। गुरबख्श लाल कौन था और उसने उसके साथ क्या किया था? मायाराम बोला, ये मैं नहीं जानता,
लेकिन इतना तो अपने आप जाहिर है कि तब वो दिल्ली में था, तभी उसने नीलम से शादी की थी, औलाद पैदा की थी और अरविंद कौल बनकर गैलेक्सी में नौकरी शुरू की थी। अब बीवी कहाँ है, बच्चा कहाँ है? मॉडल टाउन की कोठी नंबर D9 में, जहाँ की सुमन वर्मा नाम की एक लड़की भी उसके साथ रहती है। अब नहीं रहती, ब्रजवासी बोला। अब उस कोठी में कोई नहीं रहता, वो कोठी बिक गई है और वो सब लोग गायब हो गए हैं। कोई बड़ी बात नहीं, पवित्र सिंह बोला, कि तेरी सोल दी बाबत हाल दुहाई से घबराकर ही उसने वो कदम उठाया हो सकता है, मायाराम बोला। लेकिन वो लड़की सुमन वर्मा, वो तो यहाँ दिल्ली में महानगर टेलीफोन निगम की नौकरी करती थी। क्या वो भी अपनी नौकरी छोड़ छाड़ के उन लोगों के साथ चल दी होगी? चारों बिरादरी भाई सोचने लगे। ये लड़की, फिर ब्रजवासी बोला, हमेशा से ही तो कॉल के साथ नहीं रहती होगी। हमेशा से तो नहीं रहती होगी, तब से या तब के बाद कभी से ही तो रहती होगी, जबकि सोहल ने दिल्ली में डेरा डाला था। आहो जी, तो पहले कहाँ रहती थी? ये तो मुझे मालूम नहीं। फिर क्या बात बनी? लेकिन ये मुझे पक्का मालूम है कि वो महानगर टेलीफोन निगम की मुलाजिम है और किदवई भवन में ट्रंक ऑपरेटर की ड्यूटी भुगताती है। मालको वहां से उसके अपने घर का पता जाना जा सकता है। और वाको, भोगीलाल आशापूर्ण स्वर में बोला, मालूम हो सकता है कि सोहल दिल्ली छोड़ के कित गया था। झामनानी ने सहमति में सिर हिलाया। दिल्ली में? फिर वो बोला, और कौन है हिमायती उसके? और पक्का तो मुझे मालूम नहीं, मायाराम बोला। लेकिन जिसने मुझे फंसाने के लिए मेरे खिलाफ गवाही दी थी, वो सब यकीनन इधर सोहल के हिमायती होंगे। मसलन कौन? मसलन वो कॉल गर्ल सीमा सिकंद। पता बोल। मायाराम ने निजामुद्दीन का एक पता बोला। और मुबारक अली। वो कौन हुआ नी? वो टैक्सी ड्राइवर है। उसने खुद मुझे बताया था कि सुजान सिंह पार्क में एम्बेसडर होटल के बराबर में जो टैक्सी स्टैंड था, वो उसका पक्का अड्डा था। और मायाराम कुछ क्षण सोचता रहा, फिर उसने इनकार में सिर हिलाया। अब मुंबई की बोलनी, उधर की क्या बोलूं? उधर कौन है उसकी हिमायती जो कि तेरी जानकारी में है? उधर उसका सबसे बड़ा हिमायती तो तुकाराम ही था। वो कौन हुआ नी? वो उधर का एक पुराना गैंगस्टर है, जिसने कभी अपने 4 भाइयों की ऐंठ में आकर बखिया से टक्कर लेने की कोशिश की थी। बखिया ने सबसे बड़े भाई शांताराम का कत्ल करवा दिया था, तो सबको अक्ल आ गई थी और सब पेशाब की झाग की तरह बैठ गए थे। अब तुकाराम और उसके बाकी के 3 भाई मुंबई में सोहल के सबसे बड़े हिमायती हैं। सब नहीं, सिर्फ तुकाराम, बालेराम, जीवाराम और देवाराम तो सोहल की बखिया के खिलाफ छेड़ी जंग में शहीद हो गए थे। जंग सोहल की, शहीद वो हुए। तभी तो तुकाराम को सबसे बड़ा हिमायती बोला। यानी कि तुकाराम अकेला सोहल का साथ देता है? अकेला नहीं, उसका एक राम भक्त हनुमान जैसा साथी पागले है, जो कि परछाई की तरह हमेशा तुकाराम के साथ रहता है। और तुकाराम सोहल के साथ रहता है, था, लेकिन अब नहीं रहता। अब तो वो मुंबई में ही नहीं है। तुकाराम को कोई गंभीर बीमारी थी, जिसका इलाज कराने वो इंग्लैंड गया हुआ है। उसकी परछाई, उसका भक्त बागले उसके साथ गया है। इंग्लैंड में कहाँ, ये तो मालूम नहीं। वडी, फिर क्या फायदा हुआ नी? लेकिन मालूम किया जा सकता है। कैसे? कैसे मालूम किया जा सकता है नी? तुकाराम की बीमारी का देशमुख नाम का मुंबई का एक स्पेशलिस्ट तुकाराम का इलाज करवाने उसके साथ इंग्लैंड गया हुआ है। इस डॉक्टर देशमुख का कोलाबा में अपना प्राइवेट नर्सिंग होम है। वहां से पता चल सकता है कि डॉक्टर देशमुख इंग्लैंड के कौन से शहर में कहाँ गया है। तेरा मतलब है जहां डॉक्टर देशमुख होगा वहीं उसका मरीज तुकाराम होगा? हाँ, ये तो पते की बात कही नी तूने। बड़ी शाबाशी है नी तेरे को। मायाराम खुश हो गया। इस तुकाराम का मुंबई का पता बोल। मायाराम ने चैम्बूर का एक पता बोला। और वागले का? वागले का भी यही पता है। वो तुकाराम के साथ ही रहता था हमेशा। हाँ, लौटेगा भी तो तुकाराम के साथ ही लौटेगा। तो सबसे बड़ा सोहल का हिमायती ये तुकाराम है उधर मुंबई में। बड़े से छोटा हिमायती कौन है नी? सलाउद्दीन। वो कौन हुआ नी? कोई बड़ा मवाली है उधर का। मवाली नहीं है,
होटल चलाता है उधर कोलीवाड़े में, मराठा नाम है होटल का। मालको, सलाउद्दीन सोहल का एक ऐसा खास हिमायती है जिसकी कि कभी कंपनी को भी खबर नहीं लगी। लेकिन तेरे को लगी? हाँ, मैंने वक्त भी तो देखो कितना लगाया सोहल की टोह में। 10 महीने, पूरे 10 महीने। मेरे से भला कहाँ छुपता कुछ। खुशफहमी छोड़, पवित्र सिंह बोला। आगे बढ़। हाँ, झामनानी बोला। बड़ी, अगला नाम बोलनी। मुंबई में सोहल के हिमायतियों की लिस्ट का। फिरोजा घड़ीवाला। वो कौन हुई? वो चर्च गेट के बापू बालघर नाम के एक यतीम खाने की इंचार्ज है, जहां की गजरे ने अपनी मौत से पहले हल्ला बोला था और फिरोजा के पति नौशेरवान जी को सोहल समझकर मार गिराया था। वो लोग पहले भी सोहल की कई तरह से मदद कर चुके थे। फिरोजा तो सोहल को अपने खसम पेस्टन जी नौशेरवान जी घड़ीवाला का दर्जा देकर यास्मीन और आदिल नाम के अपने 2 बच्चों को उसके बच्चे बताकर होटल सीव व्यू तक में तब ठहर चुकी थी, जबकि सोहल की तलाश में सारी मुंबई में कुओं में जाल डलवाए जा रहे थे। ये तो वही मसल हुई जी, भोगीलाल बोला, कि चिराग तले अंधेरा। या? पवित्र सिंह बोला, कुच्छर कुड़ी ते शहर ढिंडोरा। बिल्कुल। फिरोजा पर पता नहीं विमल ने क्या जादू किया हुआ था कि वो कई बार उस यतीम खाने में पनाह पा चुका था। हद तो तब हो गई थी जबकि उसे मालूम था कि यतीम खाने के अहाते में गजरे के सामने पेश हुआ शख्स सोहल नहीं, सोहल के भेष में उसका पति था। लेकिन फिर भी उसने उसे अपनी आंखों के सामने हलाक हो जाने दिया था और मुंह से उफ नहीं निकाली थी। तारीफ छोड़, ब्रजवासी बोला, औरतें होती ही ऐसी हैं, अक्ल की अंधी। और आगे बढ़। बड़ी, अगला नाम बोलनी। झामनानी बोला। अकरम लॉटरी वाला। मायाराम बोला। वो कौन हुआ? दिखाने को लॉटरी का धंधा करता है, असल में घड़ियों का स्मगलर है। दिखाने को ही भिंडी बाजार की झोपड़पट्टी में एक खोली में रहता है। असल में कहाँ रहता है? जोगेश्वरी में। पता बोल, मायाराम ने बोला। और शेष नारायण लोहिया बड़ा सेठ है, कई कारखानों का मालिक है। नेपियन हिल पर आलीशान कोठी में रहता है, नंबर है 14। कंपनी का आखिरी सुल्तान व्यास शंकर गजरे उसका पड़ोसी हुआ करता था। इतना बड़ा आदमी भी सोहल का दोस्त है? वो इब्राहिम कालिया का दोस्त था। कालिया बड़ा मवाली था जो कि कंपनी को टक्कर देने के लिए सोहल से मिल गया था। पहले सोहल ने ही उसे गिरफ्तार कराया था, लेकिन फिर अपने स्वार्थ की खातिर खुद ही उसे पूना की सेंट्रल जेल से रिहा कराया था। कालिया ने सोहल की दोस्ती लोहिया से करवाई थी। कालिया तो नेपाल में कंपनी के आदमियों के हाथों मारा गया था, लेकिन लोहिया की सोहल से दोस्ती आज भी बरकरार है। बल्ले भाई, पवित्र सिंह बोला, किद्दा बना लेता है वो इतने बड़े और रसूख वाले आदमियों को अपना दोस्त। हैरानी की बात है, ब्रजवासी बोला। जो लोग किसी गुंडे बदमाश को, मवाली को करीब न खड़े होने दें, वो सोहल को गले लगाते हैं। बहुत मायावी आदमी है ये सोहल का बच्चा, मायाराम नफरत भरे स्वर में बोला। दोस्ती गांठनी हो तो मिश्री की तरह घुलता जाता है। वडी, हम भी मिश्री की तरह ही घोलेंगे कर्मा मारे को, झामनानी बोला, और घोल के गटर में बहाएंगे। अब तू ये बोल, उसने कंपनी के इतने ओहदेदारों को मारा कैसे? मारा कैसे? कैसे उनमें से हर एक तक पहुंच बनाई और क्या तरीका इस्तेमाल किया कत्ल का? क्यों जानना चाहते हो मालको? झामनानी ने पवित्र सिंह की तरफ देखा। ओ मायवा, पवित्र सिंह बोला, हम 4 जनों के सिर पर भी ये धमकी टांग गया हुआ है कि वो हम सबको मार डालेगा। क्यों? मायाराम बोला, है कोई वजह? वजह का तू क्या लेगा? फिर भी ओए माँ सदके, हड़काया हुआ कुत्ता जब काटता है तो क्या बताता है क्यों काटा? हमें मालूम है कि वो काटेगा, ब्रजवासी बोला। जिनको काट चुका है उनकी बाबत जानने से हमारे लिए ये समझना आसान होगा कि वो काटने के लिए कैसे घात लगाता है। यूं हम तैयारी कर सकते हैं, भोगीलाल बोला। जब काटने आएगा तो लाठी खाकर जाएगा। गोली, वही, तब देखने वाले भी कहेंगे कि जो तीर चला रिया है उसी पे वार हो रिया है, मजा आ रिया है कि शिकारी शिकार हो रिया है। वडी, हमलावार के हमला करने के स्टाइल की खबर हो, झामनानी बोला, तो डिफेंस आसान होता है नहीं। हुण समझाएं? पवित्र सिंह बोला। आहो मालको, मायाराम बोला।
तेरा साईं जीवे, झामनानी बोला। बड़ी, अब बोल नी, किसको कैसे मारा उसने? बोलता हूँ मालको, सुनो। इस कत्ले आम की शुरुआत ज्ञान प्रकाश डोगरा से हुई थी, जो कि कंपनी का ओहदेदार था, और कहते हैं कि उसी की वजह से सोहल को इलाहाबाद में जेल की सजा हुई थी। डोगरा इलाहाबाद से मुंबई बुला लिया गया था और होटल सी व्यू के ही एक कमरे में रहने लगा था। सोहल उसके पीछे पीछे मुंबई पहुंचा था। उसने पहले तो डोगरा को उधर ही खत्म करने की कोशिश की थी, लेकिन कामयाब नहीं हो सका था। डोगरा उसके नाकाम हमलों से डरकर मैरीन ड्राइव के एक होटल में जा छुपा था, लेकिन सोहल किसी तरह से उसकी वहां मौजूदगी की बाबत जान गया था। उसने उस होटल में पहुंचकर डोगरा के कमरे के बगल वाला कमरा खुद किराए पर लिया था और रात को अपने कमरे की खिड़की से निकलकर उसके कमरे की खिड़की में घुस गया था और डोगरा के सिर पर जा खड़ा हुआ था। फिर उसने उसे वहीं शूट कर दिया था। फिर अगला नंबर कंपनी के एक और ओहदेदार शिवाजी राव का लगा था। शिवाजी राव वो शख्स था जिसने तुकाराम और उसके भाइयों को कंपनी की मुखालफ से बाज आने की वार्निंग के तौर पर सबसे बड़े भाई शांताराम का कत्ल किया था। बदकिस्मती से गिरफ्तार हो गया था, लेकिन अदालत से संदेह लाभ पाकर छूट गया था। जिस रोज वो छूटा था, उसी रोज सोहल ने ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर बनके होटल सी व्यू के रास्ते में चालान करने के बहाने उसकी कार रुकवाई थी और उसे कार में ही शूट कर दिया था। ट्रैफिक पुलिस का सब इंस्पेक्टर बन के? बड़ी, सरदार जी नोट करो नी। वीर भ्रावो, पवित्र सिंह बोला। आने वाले दिनों विच पुलिस दा कोई बावर्दी मामा चालान के बहाने गाड़ी रोके तो पहले उसकी शक्ल पहचाननी है कि कहीं वो मैयावा सोल तो नहीं। ब्रजवासी और भोगी लाल के सिर सहमति में हिले। अब आगे बढ़नी, झामनानी बोला। फिर उसने हरनबी रोड के पॉश इलाके में स्थित कंपनी के कैसीनो क्लब 29 को हिट किया, लेकिन वहां के एक अकाउंटेंट की होशियारी से वॉल्ट लूटने से और क्लब का इंचार्ज और कंपनी का ओहदेदार शांतिलाल जान से जाने से बच गया। बाद में उसी शांतिलाल को सोहल ने विले पार्ले के लक्ष्मी नारायण मंदिर में मारा। कैसे? मंदिर का पुजारी बनके शांतिलाल शाम की आरती के वक्त रोज उस मंदिर में जाता था। वो मंदिर ही एक जगह थी जहाँ की शांतिलाल के बॉडीगार्ड उसके साथ नहीं जाते थे। शांतिलाल की ये भी ट्रेजेडी थी कि सोहल के खौफ से थर्राया हुआ अपनी स्थापित रूटीन के खिलाफ अपनी जिंदगी के उस आखिरी दिन वो अपने बॉडीगार्डों को मंदिर के भीतर ले गया था, लेकिन फिर भी उसकी जान नहीं बची थी। क्या हुआ था? वहां सोहल मंदिर के पुजारी को गिरफ्तार करके उसकी जगह खुद पुजारी बन गया। आरती की थाली में उसने एक रिवॉल्वर छुपाकर रख ली। अन्य भक्तजनों के साथ शांतिलाल को तिलक लगाने और प्रसाद देने के लिए उसके सामने पहुंचा और आरती की थाली में से रिवॉल्वर निकालकर भक्तों से भरे हुए मंदिर में उसे पॉइंट ब्लैंक शूट कर दिया। झूले लाल, इतनी दीदा दिलेरी? उसके सारे ही कारनामे दीदा दिलेरी वाले थे मालको। सायन में मिसेस पिंटो के बंगले पर तो उसने बहुत ही उत्पात मचाया था। मिसेस पिंटो कौन? वो सायन के एक बंगले में चलने वाले उस वैशाल्य की इंचार्ज थी, जो कि कंपनी के टॉप के ओहदेदारों को लड़कियां सप्लाई करता था। कंपनी की प्रोस्टिट्यूशन ट्रेड का इंचार्ज पालकी वाला था, जिसे वहां पहुंचने के लिए मजबूर करने के लिए सोहल कुकिंग गैस का डिलीवरी मैन बनकर उस बंगले में घुसा और उसने बंगले को आग लगा दी। खबर पालकी वाला तक पहुंची, जो जैसा कि उससे अपेक्षित था गोली की तरह वहां पहुंचा। तब विमल फायर फाइटरों वाली वर्दी और टोप पहनकर आग बुझाने के लिए वहां पहुंचे फायर फाइटरों में मिल गया और वहां मची अफरा तफरी में उसने पालकी वालों को शूट कर दिया। साईं लोगों, गौर करो और नोट करो नी। वो कुकिंग गैस डिलीवर करने आपके घर आ सकता है। वो आपके घर को आग लगाकर खुद फायर ब्रिगेड का इंजन लेकर वहां पहुंच सकता है। बिरादरी भाइयों के सिर सहमति में हिले। आगे बढ़ भैया, फिर भोगीलाल बोला। जैकब सर्कल की चंपक भाई मेंशन नाम की एक इमारत में कंपनी का वो दफ्तर था, जहां से मटका नाम का जुआ कंट्रोल होता था। मायाराम बोला। और जिसका इंचार्ज शांति देसाई नाम का कंपनी का एक ओहदेदार था। विमल वहां डाकिये के बहरूप में पहुंचा। उसने पहले वहां का कैश लूटा और फिर सारा दफ्तर ही फूंक दिया।
जिसके साथ की शांति देसाई भी स्वाहा हो गया। बल्ले, पवित्र सिंह बोला। पहले पुलिसिया, फिर मंदिर का पुजारी, फिर फायर फाइटर, ते हुन डाकिया। सोहल का अगला निशाना कंपनी का कफ परेड पर स्थित स्वेगा इंटरनेशनल नाम का ऑफिस था, जहां से कि ड्रग्स के ट्रेड को कंट्रोल किया जाता था। वहां वो जैकब सर्कल ऑफिस से आया कंपनी का आदमी कालीचरण बनकर पहुंचा और कंपनी के एक बड़े ओहदेदार मोटलानी को शूट कर दिया। उसी ऑफिस में मोटलानी के बराबर के रुतबे का ओहदेदार और कंपनी के नारकोटिक्स ट्रेड का इंचार्ज रतनलाल जोशी भी बैठता था। जोशी को सोहल ने खुद अपने हाथों तो न मारा, लेकिन ऐसे हालात उसी मायेवे ने पैदा किए कि जोशी बेचारा खुदकुशी करके मर गया। क्या थे वो हालात? ब्रजवासी बोला। कंपनी की कफ परेड वाले ऑफिस में एक वॉल्ट था, जिसका कोड सिर्फ जोशी को मालूम होता था और वो कोड रोज तब्दील होता था। उस वॉल्ट में जो सबसे कीमती चीज थी वो बखिया की एक डायरी थी, जो कि लिटिल ब्लैक बुक के नाम से जानी जाती थी। वो डायरी किस्से कहानियों के एक ऐसे तोते की तरह थी जिसमें किसी जिन्न की जान थी, यानी कि तोता खत्म तो जिन्न खत्म, डायरी खत्म तो बखिया खत्म। क्या खूबी थी उस डायरी में, मुझे मुकम्मल तौर से नहीं मालूम। तब मैं इतना ही मालूम कर सका था कि उस डायरी के बिना बखिया का नारकोटिक्स का धंधा नहीं चल सकता था। वो डायरी गलत हाथों में पहुंचकर बखिया के धंधे का पूरे तौर से नाश कर सकती थी। कहते हैं कि बखिया की सारे एशिया में फैली बादशाहत को एक ही झटके में धराशायी करने के लिए वो इकलौती डायरी ही काफी थी। ओह, वो डायरी जिस वॉल्ट में बंद थी, पहले तो उसको खोलने वाला नंबर जान लेना ही नामुमकिन था। ऊपर से उस वॉल्ट में साउंड कंट्रोल भी था, जिसकी खबर किसी को नहीं थी। वो साउंड कंट्रोल खुल जा सिमसिम बंद हो जा सिमसिम जैसा था। जोशी अगर आवाज लगा देता था कि वॉल्ट को खोलने में काम आने वाला उसका कंप्यूटर सिस्टम न चले, तो वो नहीं चलता था। वो आवाज लगाता था कि कंप्यूटर सिस्टम चल पड़े, तो वो चल पड़ता था। बढ़िया। साउंड कंट्रोल की तरह उस वॉल्ट में हीट कंट्रोल भी था। वॉल्ट का टेम्परेचर अगर कभी एक पहले से तयशुदा टेम्परेचर से ऊपर उठ जाता था, तो वॉल्ट में भीतर मौजूद सारे सामान को अपने आप आग लग जाने का इंतजाम था। यूं अगर कोई वॉल्ट को गलाकर उसे खोलने की कोशिश करता तो वो कामयाब हो भी जाता, तो भीतर उसे नारकोटिक्स के स्टॉक या बखिया की लिटिल ब्लैक बुक की जगह राख का ढेर ही मिलता। बड़ी साईं, झामनानी बोला, तू ये तो नहीं कहना चाहता कि उस नसीब मारे सोहल ने वो वॉल्ट भी खोल लिया? मैं यही कहना चाहता हूँ। झूले लाल, वो आदमी है कि जादूगर? कैसे खोल लिया? ब्रजवासी बोला। वो एक लंबी कहानी है मालको, मायाराम बोला, जिसका लबो लुआब ये है कि सोहल वहां टेलीफोन कंपनी का लंगड़ा लाइनमैन बन के घुसा और उसने वॉल्ट खोल लिया। जोशी ने वॉल्ट की हिफाजत की अपनी जिम्मेदारी को ठीक से अंजाम न दे पाने की शर्म में खुदकुशी कर ली। भाई वाह, भोगीलाल बोला, इसे कहते हैं स्वामी भक्ति। कंपनी की एक बाई संध्या सोहल की हमदर्द बन गई थी। मायाराम आगे बढ़ा। उसने अपनी मर्जी से सोहल को कंपनी और उसके ओहदेदारों की बाबत भरपूर जानकारी दी थी। उसकी मैडम मिसेस पिंटो को उस पर शक हो गया था, जो कि उसने आगे कंपनी के सिपा सालार दंडवते को पास ऑन कर दिया था। दंडवते ने संध्या को उसके दादर वाले फ्लैट से अपने काबू में कर लिया था और वो उसे सजा देने की नीयत से कंपनी के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू की बदनाम बेसमेंट में ले जा रहा था कि सोहल ने रास्ते में ही उसे शूट कर दिया था और संध्या को छुड़वा लिया था। बखिया के खिलाफ छेड़ी अपनी जंग के आखिर में जब सोहल बखिया की गिरफ्त में आ गया था, तो इसी लड़की ने सोहल को होटल सी व्यू से रिहा कराया था और वो बखिया को खत्म करने में कामयाब हुआ था। अगला नंबर किसका लगा? ब्रजवासी बोला। बहुत बड़े ओहदेदार का, बखिया के दाएं हाथ का, जॉन रोड्रिग्वेज का, जिसे कि सोहल और तुकाराम के सबसे छोटे भाई देवाराम ने रात को उसके बंगले में घुसकर मारा। मायाराम एक क्षण ठिठका और फिर बोला। उसके बाद सोहल ने कल्याण में बखिया को मारने की कोशिश की, लेकिन बखिया तो बच गया। उसकी जगह सोहल के साथ वहां गया तुकाराम का एक भाई बालेराम मारा गया। बखिया के कत्ल की उस कोशिश में खुद उसका एक बड़ा ओहदेदार
अमीरजादा आफ्ताब खान मोहरा बना था। बड़ी कैसे नहीं? झामनानी बोला। क्या किया था उसने? बखिया जब कल्याण जाने वाला था तो उसने उसकी कार बिगाड़ दी थी और ऐन वक्त पर बखिया को अपनी मर्सिडीज कार सौंप दी थी जिसके शीशे बुलेट प्रूफ होते थे, लेकिन जिसकी पिछली सीट की दोनों साइडों के बुलेट प्रूफ शीशे निकलवाकर आफ्ताब खान ने उनकी जगह आम किस्म के शीशे लगवा दिए थे ताकि उनके रास्ते भीतर बैठे बखिया को गोली मार दी जाती। बखिया किसी तरह से बच गया, इसलिए आफ्ताब खान की दगाबाजी की पोल खुल गई, वरना उसकी करतूत की पोल कभी न खुलती। ओए, खुल भी जाती, पवित्र सिंह बोला। तो जब बखिया ही मर गया होता तो कोई उसका क्या कर लेता? बिल्कुल। बड़ी मरा कैसे वो कर्मा मारा आफ्ताब खान? झामनानी बोला। बखिया नहीं मारा, मायाराम बोला। कहते हैं उसे साथ बिठाकर ब्रेकफास्ट कराया और जानलेवा जहर मिली कॉफी पिला दी। यानी कि उसे सोहल ने न मारा? हाँ, जोशी की तरह उसे भी सोहल ने नहीं मारा था, लेकिन वजह तो सोहल ही बना था। अंत पंत उनकी मौत का सोहल न होता तो। अब बच्चे न पड़ा साईं और आगे बढ़। आगे बारी आई मोहम्मद सुलेमान की। बखिया उससे इतना खफा था कि उससे उसे होटल सी व्यू से अपना बिस्तर गोल कर लेने का हुक्म सुना दिया था। तब मोहम्मद सुलेमान भयखाला के इलाके में स्थित हेनस रोड की एक इमारत की चौथी मंजिल के एक फ्लैट में रहने लगा था, जहां की उसके 2 बॉडीगार्डों पर काबू पा लेने के बाद सोहल उसके सिर पर पहुंच गया। सुलेमान उससे इतना खौफ खा गया कि वो सोहल से दोस्ती करने को तैयार हो गया। सोहल ने उस नई दोस्ती को मोहर बंद करने के लिए उसे शराब पीने पर मजबूर किया। शराब को हराम शय मानने वाले सुलेमान ने शराब पी और नशे में झूमते हुए सोहल को उसके मतलब की कई जानकारियां दी। फिर अपना मतलब हल होते ही सोहल ने उसे शूट कर दिया। चोखो, भोगीलाल बोला। गोया वो ईमान से भी गया और जान से भी गया। ये लोग भी बिगाड़ा, ब्रजवासी बोला। पर लोग भी बिगाड़ा। फिर कंपनी का नया सिपह सालार मायाराम बोला और ओहदेदार मैक्सवेल परेरा मरा। बड़ी कैसे नहीं? झामनानी ने पूछा। वो आगरा रोड नीलम को अपने साथ लेकर गया था, जहां की एक पहले से तयशुदा जगह पर बखिया और सोहल के बीच पहले तयशुदा तरीके से सोहल ने परेरा को बखिया की डायरी लिटिल ब्लैक बुक सौंपनी थी और बदले में परेरा ने नीलम को सोहल हवाले करना था। लेकिन एक तीसरी पार्टी ने एकाएक दखल अंदाज हो जाने की वजह से ऐसा नहीं हो सका था। एक तीसरी पार्टी ने परेरा को घायल कर दिया था और डायरी लेकर भाग गई थी, लेकिन जैसा कि बाद में पता चला वो डायरी नकली थी। परेरा जब नीलम के साथ आगरा रोड से वापस होटल सी व्यू लौट रहा था तो तुकाराम के सबसे छोटे भाई देवाराम ने उसे रास्ते में घेर लिया था और गंभीर गोलीबारी के बाद नीलम को छुड़ा लिया था। उसी गोलीबारी में परेरा मारा गया था और देवाराम बाद में नीलम को सोहल के हवाले करने के बाद मर गया था। यानी कि उस तुकाराम के सब भाई मर गए नहीं? हाँ, अब अकेला हो वो कर्मा मारा। अकेला कहाँ है, भाइयों से भी बढ़कर वागले है ना उसके साथ। और सबसे बढ़कर ब्रजवासी बोला, वो कमबख्त सोहल है। बड़ी ठीक बोला नहीं। अब नंबर आता है कंपनी के जल्लाद जोजो का। ये जोजो कंपनी के बड़े ओहदेदार इकबाल सिंह की पारसी बीवी लवलीन का यार था और ज़रूर मोहम्मद सुलेमान के बताए सोहल को इस बात की खबर थी। जोजो और लवलीन मेरीन ड्राइव के एक फ्लैट में छुप छुप के मिलते थे। वहाँ सोहल ने लवलीन के सामने जोजो को शूट कर दिया था। बड़ी अब कौन बचा नहीं? खुद बखिया या अभी और भी कोई? वो भी कहाँ बचा। मालको, मैंने पहले बताया था कि सोहल कंपनी की एक बाई संध्या की मदद से बखिया की गैस से छूटा था और छूटते ही उसका काल बन गया था। बड़ी, तूने एक और ओहदेदार इकबाल सिंह का नाम लिया था। इकबाल सिंह को सोहल ने उससे ये वादा लेकर छोड़ दिया था कि वो बखिया की मौत के बाद खाली पड़ी उसकी गद्दी पर काबिज होकर खुद बखिया बनने की कोशिश नहीं करेगा। वो बाज आया नहीं? नहीं मालको, ऐसे कोई बाज आता है? वो सिर्फ कुछ दिन खामोश रहा, लेकिन जब उसने देखा कि कंपनी का सिंहासन वो नहीं तो कोई और हथिया लेगा, तो उसने उस पर अपना दावा ठोक दिया और बखिया की जगह कंपनी का टॉप बॉस बन गया।
बाद में सोहल से उसने ये कहकर अपनी जान बख्शी करवाई थी कि वो उसे नीलम से मिलवा सकता था। सोहल, जो कि नीलम को मरा समझ रहा था, उस सौदे को न ठुकरा सका। लिहाजा सोहल को नीलम मिल गई और इकबाल सिंह को उसकी जिंदगी। वो कंपनी का ढेरों माल लेकर अपनी बीवी लवलीन के साथ नेपाल भाग गया, जहां की बाद में कंपनी के प्यादों ने उसे ढूंढ ही निकाला और पोखरा में उसकी बीवी समेत उसका काम तमाम कर दिया। उस दौरान कंपनी के तख्त पर जो शख्स टॉप बॉस बनकर बैठा था, उसका नाम व्यास शंकर गजरे था और कंपनी के तब के निजाम पर जो और उस जैसे मवाली काबिज थे वो थे कावस बिलमोरिया, रशीद पावले, भाई सावंत, किशोर पिंगले और दशरथ किलेकर। श्याम डोंगरे कंपनी का सिपह सालार था। तब सोहल ने गजरे को बकायदा ये अल्टीमेटम जारी किया था कि अगर वो कंपनी की मेहनती नहीं छोड़ेगा और ऑर्गेनाइज क्राइम को तरह देना बंद नहीं करेगा तो सोहल बारी बारी उन सबको खत्म कर देगा। वडी कर दिया नी? बिल्कुल कर दिया मालको, ऐसा कर दिया कि उनके साथ कंपनी ही खत्म हो गई। कैसे किया नी? पहला नंबर किसका लगा? रशीद पावले का। कैसे लगा नी? बताता हूँ मालको। उधर माटुंगा में एडवर्ड फिलिपो करके एक गैंगस्टर था जो कि वैसे ही कंपनी की मुखालफ में अपना धंधा खड़ा करने के सपने देखने लगा था, जैसे कि कभी तुकाराम और उसके 4 भाइयों ने देखे थे। गजरे ने उसे नोटिस जारी किया कि वो 2 दिन में सीधा हो जाए। ठीक 2 दिन बाद फिलिपो मनोरी बीच पर पुलिस मुठभेड़ में मारा गया। सोहल ने उसकी बीवी जेन और साले रोजर की मदद से ये स्थापित किया कि फिलिपो असल में जिंदा था और जो शख्स पुलिस मुठभेड़ में मारा गया था वो फिलिपो नहीं, कोई और ही था। तब गजरे ने रशीद पावले नाम के अपने ओहदेदार को ये देखने के लिए माटुंगा भेजा कि वहां दफनाई जाने के लिए तैयार जो लाश ताबूत में पड़ी थी वो एडवर्ड फिलिपो की थी या किसी और की थी। पावले वहां पहुंचा। उसने लाश की शिनाख्त के लिए ताबूत का ढक्कन उठाया तो भीतर लाश की जगह लेटे सोहल ने उसे शूट कर दिया और लाश उसी ताबूत में उसे बंद करके कंपनी के हेडक्वार्टर होटल सी व्यू भिजवा दिया। हनेर साईदा, पवित्र सिंह आंखें फैलाता बोला। ताबूत विच लेटा होया सी माइयावा। मैं तो अब, ब्रजवासी बोला, आइंदा दिनों में किसी करीबी के जनाजे के करीब भी नहीं फटकने वाला। सही बोल रिया है, भोगीलाल बोला। 4 भाइयों के कंधों पर सवार मुर्दा ही उठ के गोलियां दागने लगा तो कोई पनाह तो मतियों मिली। आगे बढ़नी, आगे बढ़, झामनानी उतावले स्वर में बोला। गजरे के अगले ओहदेदार को मायाराम बोला। उसने सेंध लगाकर मारा। वडी सेंध बोला नी? हाँ, मुंबई जैसे शहर में आज के जमाने में। हाँ, क्या किया? किसके घर सेंध लगाई? भाई सावंत के, जो कि कंपनी का लोन शार्किंग का इंचार्ज था। वो मरीन ड्राइव पर वहाँ की एक इमारत की 3री मंजिल के एक फ्लैट में रहता था। उस इमारत की बगल की इमारत की 3री मंजिल पर वीनस ट्रेवल्स नाम की एक ट्रेवल एजेंसी थी। सोहल अपने कुछ साथियों के साथ रात को ऑफिस बंद होने के बाद उस ऑफिस में घुस गया और रातों रात उस ऑफिस के और भाई सावंत के फ्लैट के बीच की जो सांझी दीवार थी वो खोल दी। उस सेंध के रास्ते उसने भाई सावंत के बेडरूम तक पहुंच बना दी और फिर भाई सावंत जब अगले रोज दोपहर के करीब घर पहुंचा तो सोहल ने उसे उसके बेडरूम में तब शूट कर दिया जबकि उस बिग बॉस की हिफाजत के लिए वहां कंपनी के आधा दर्जन प्यादे मौजूद थे। आगे कावस बिलमोरिया को अपना शिकार बनाने के लिए सोहल ने उसकी सुजाता नायक नाम की एक रखेल को, जो कि फैशन मॉडल थी, फैशन फोटोग्राफर बन के शीशे में उतारा। सुजाता नायक से उसे बिलमोरिया के रेस का और रेस के घोड़ों का शौकीन होने की बाबत पता चला और उसके ब्लैक ब्यूटी नाम के एक कीमती घोड़े के बारे में पता चला जो कि जोगेश्वरी में चंदन जाधव नाम के एक हॉर्स ट्रेनर के स्टड फार्म में रखा जाता था। एक रात को सोहल अपने हिमायतियों के साथ उस स्टड फार्म में पहुंचा जहां की ब्लैक ब्यूटी को कोई ऐसा इंजेक्शन दिया गया कि वो फर्श पर गिरकर तड़पने लगा। फौरन उस बेशकीमती घोड़े की हालात की खबर चंदन जाधव के जरिए बिलमोरिया को पहुंचाई गई,
जो कि आधी रात को अपने प्यादों के साथ उड़ता हुआ वहां पहुंचा। वहां बिलमोरिया अस्तबल में घोड़ों की टापों से कुचल जाकर मरा। हर किसी ने उसे हादसा करार दिया, लेकिन मेरे बिलमोरिया की अस्तबल में मौजूदगी के दौरान घोड़ों को भड़काने का सामान किया था। कैसे? अस्तबल में पटाखों की लड़ियां लटकाकर उनमें आग लगा दी गई थी और दरवाजा बाहर से बंद कर दिया गया ताकि घोड़े भड़कते पाकर बिलमोरिया वहां से बाहर न निकल पाता। ओह, कहते हैं भुरता बन गया था उस बड़े साहब का, कोई अंग साबुत नहीं बचा था। झूलेलाल, दशरथ के लेकर नेपाल में मरा। कैसे मरा ये मुझे नहीं मालूम। बड़ी शुक्र है नी कि कोई तो बात है जो तुझे नहीं मालूम, लेकिन इतना मुझे मालूम है कि वो भी सोहल का ही कारनामा था। कैसे? कैसे मालूम है? और किसका होता? वो ही तो कंपनी के ओहदेदारों को एक एक करके खत्म कर देने का अहद लिए था। चलो ओ भी खत्म, पवित्र सिंह बोला। हुन बाकी किन्ने बचे? बाकी बचे दो, मायाराम बोला। एक किशोर पिंगले और एक खुद गजरे। किशोर पिंगले को सोहल ने जैकब सर्कल पर स्थित चंपक भाई मेंशन नाम की इमारत में मारा, जहां की कंपनी का एक दफ्तर था। किशोर पिंगले का रोज शाम को 4 से 6 बजे तक वहां हाजिरी भरना निश्चित होता था। वहां कंपनी का दफ्तर इमारत की 5वीं मंजिल पर था और एक लिफ्ट ऐसी थी उस इमारत में जो कि ग्राउंड फ्लोर से चलकर सीधी 5वीं मंजिल पर ही रुकती थी। वो न ऊपर टॉप तक जाती थी, जबकि इमारत में ऊपर अभी 3 मंजिल और थी, और न बीच में कहीं रुकती थी। एक रोज जब किशोर पिंगले अपनी 2 बॉडीगार्डों के साथ ऊपर ऑफिस में जाने के लिए उस लिफ्ट में सवार हुआ तो लिफ्ट रास्ते में ही रुक गई। लिफ्ट के ऊपर जो एक झरोका सा होता है जिसे कि ट्रैप डोर कहते हैं, उसमें से सोहल भीतर दाखिल हुआ और उसने दोनों बॉडीगार्डों समेत किशोर पिंगले को शूट कर दिया। तौबा, ब्रजवासी के मुंह से निकला। अब बचा गजरे। गजरे की मौत का सामान सोहल ने कोलाबा पॉइंट पर स्थित सी रॉक स्टेट में किया, जो कि उसके एक बिरादरी भाई लेकिन बाद में नेता बन गए बहराम जी कॉन्ट्रैक्टर की प्रॉपर्टी थी, और जहां 17 मार्च की शाम को उसके नवासे को जन्मदिन की 2,500-3 हजार लोगों की ग्रैंड पार्टी होने वाली थी, जिसमें कि गजरे भी गया था। सोहल ने पता नहीं कैसे उस पार्टी का एक निमंत्रण पत्र हासिल कर लिया था। उसने पार्टी के कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर्स जॉर्ज एंड ड्रैगन पर दबाव डालकर कैटरिंग स्टाफ के तौर पर अपने कुछ हिमायती भी उस पार्टी में घुसा लिए थे। उसका इरादा पार्टी में ही गजरे को शूट कर देने का था, लेकिन वहां ऐन वक्त पर कोई ऐसा पंगा पड़ गया था कि सोहल गजरे को तो मार नहीं सका था। वहां खुद उसको जान बचाने के लाले पड़ गए थे। बड़ी मुश्किल से वो मेजबान के नवासे को ढाल बनाकर वहां से भाग निकलने में कामयाब हुआ था। पड़ी गजरे तो न मरा नी, वो बाद में मरा। कहते हैं कि सोहल ने उसे इतना शर्मसार कर दिया था कि उसने खुद अपने आप को गोली मार दी थी। ओह, गजरे बदकिस्मत था जो सोहल को काबू में कर चुका होने पर भी उसे खत्म न कर सका और खुद खत्म हो गया। बड़ी क्या बोला नी? वो सोहल को काबू कर चुका था? हाँ, महालक्ष्मी के बापू बालघर नाम के एक यतीम खाने में सोहल छुपा हुआ था, जहाँ की अपने दल बल के साथ गजरे पहुँच गया था। वो सोहल को शूट करने ही वाला था कि पता नहीं कैसे और कहां से गजरे के दल बल से भी ज्यादा बड़ी अपने हिमायतियों की फौज बनाकर नीलम वहां पहुंच गई थी और उसने सोहल को निश्चित मौत से बचा लिया था। नीलम, नीलम, वो औरत जो पीछे दिल्ली में थी और अपने आप को किसी कॉल की बीवी कहती थी, वही। वो मुंबई कैसे पहुंच गई? पता नहीं मालको। वो तो न सिर्फ पहुंच गई, ऐन मौके पर पहुंच गई और गजरे को ताकत दिखा दी। गजरे दुम दबाकर वहां से भागा बताया जाता है, लेकिन सोहल उसके पीछे होटल सी व्यू पहुंच गया, जहां की उसने गजरे को खुदकुशी पर मजबूर कर दिया। वडी साईं लोगों, सुनो नी ये क्या कहता है नीलम के बारे में? अगर, पवित्र सिंह बोला, वो जनानी ऐसा करतब कर सकती थी तो केड़ी घटोई किसी गुंडे बदमाश से, किसी मवाली से, किसी गैंगस्टर से? कमाल है, ब्रजवासी बोला। ऐसी दिलेर औरत को ये चूहा सा लंगड़ा ब्लैकमेल कर सका?
कर ही सका था मालको, मायाराम बोला, और कामयाबी से कर सका था। नीलम का ब्लैकमेल की पहली किस्त चुका देना ही मेरी कामयाबी का भरपूर सबूत था। मैं तो आगे भी रकमें ऐंठता ही रहा था उससे। कि क्या? झामनानी बोला। बड़ी बोलनी, अटक क्यों गया? सोहल दिल्ली पहुंच गया। कैसे पहुंच गया? मैं खुद हैरान हूँ। मैंने इस बाबत नीलम को ऐसा धमकाया हुआ था कि वो किस्सा अब खत्म है, ब्रजवासी बोला। उस पर सिर धुनना अब बेकार है। बड़ी ठीक बोला नहीं, झामनानी बोला। वो कैसे भी पहुंचा और तेरी आंख में डंडा कर गया। सही कहा जी मालको, मायाराम बोला। और? भोगीलाल बोला। और कोई बात जिसका तने बेरा हो पर तू बताना भूल गया हो? और तो कोई बात नहीं। ठीक है, झामनानी बोला। तो साईं लोगों, अब हमको मालूम है कि कैसे कैसे सोहल हम तक अपनी पहुंच बना सकता है। वो बावर्दी ट्रैफिक पुलिसिया बनकर हमारे सिर पर आन खड़ा हो सकता है। वो धोती खड़ाऊ वाला मंदिर का पुजारी बनकर हमारी आंख में डंडा कर सकता है। वो गैस का डिलीवरी मैन बनकर या पोस्टमैन बनकर या टेलीफोन वाला लाइन मैन बनकर हमारे घरों में या दफ्तरों में घुसा चला आ सकता है। वो खुद आग लगाकर और फिर फायर फाइटर बनकर हमारी दुकान फाड़ सकता है। ऐसे और भी कई बहुरूप मुमकिन हैं जिन्हें वो बहरूपिया धारण करके हमारे तक पहुंचने की कोशिश कर सकता है। बड़ी साईं लोगों, अब क्या बताने की जरूरत है कि आइंदा दिनों में आपने किन बातों से खबरदार रहना है। सबके सिर इनकार में हिले। सोहल के 11 हिमातियों का इस शख्स ने हमें भेद दिया है, जिनमें 2 तुकाराम और वागले इंग्लैंड में कहीं हैं, 4 सलाउद्दीन, शेष नारायण लोहिया, फिरोजा घड़ीवाला और अकरम लॉटरी वाला मुंबई में हैं, और बाकी के 5 शिव शंकर शुक्ला, योगेश पांडे, सीमा सिकंद, मुबारक अली और सुमन वर्मा दिल्ली में हैं। दिल्ली क्योंकि हमारा शहर है, इसलिए हम पहले दिल्ली वालों की ही खबर लेंगे और उनमें से भी सबसे पहले उस लड़की सुमन वर्मा को अपना निशाना बनाएंगे, जिसका मौजूदा पता ये मायाराम साईं कहता है कि किदवई भवन से चल सकता है। मुंबई में हम उस डॉक्टर देशमुख से तुकाराम और वागले का मौजूदा पता ठिकाना निकलवाने को तरजीह देंगे। मुंबई में आजकल हमारे आदमी हैं जो लोग उधर से हमारी हेरोइन की खेप इधर लाने का इंतजाम करेंगे। वो ही ये काम भी कर लेंगे। या? ब्रजवासी बोला। हम चारों में से कोई चुपचाप मुंबई चला जाएगा। ये ठीक होवेगा? पवित्र सिंह बोला। क्यों नहीं ठीक होगा सरदार जी? अभी सोहर हमारी फिराक में नहीं है। अभी उसे नहीं खबर कि हम हेरोइन के उसी धंधे में हाथ डाल भी चुके हैं जिसकी बाबत कि वो हमें चेता के गया था। वो खबर अभी उसे होते होते होगी। तब तक तो उसका हमारे पीछे पड़ने का कोई मतलब ही नहीं है। अपने विभीषण, भोगीलाल बोला। कुशवाहा के अंजाम की खबर उसे झट लग सके है जी। बड़ी तो ठीक बोला नहीं, झामनानी बोला। लेकिन उसे ये खबर नहीं लग सकती कि वो कर्मा मारा कुशवाहा अपने बुरे अंजाम तक हमारी वजह से पहुंचा था। लग भी जाएगी तो लगते लगते लगेगी। तब तक वो हीरोइन के व्यापार की वजह से भी हमारे पीछे पड़ चुका होगा। फिर क्या फर्क पड़ेगा कि वो 1 वजह से हमारे पीछे पड़ा, 2 वजह से हमारे पीछे पड़ा या 100 वजह से हमारे पीछे पड़ा। ठीक, ब्रजवासी बोला। तब उसने हमारा जो उखाड़ना होगा उखाड़ ले साला। चोखो, भोगीलाल बोला। वधिया, पवित्र सिंह बोला। बैजा बैजा। साईं लोगों, झामनानी बोला। सोहर के हमले के खिलाफ एक जो खास सावधानी हमने बरतनी है वो ये है कि आइंदा दिनों में, मेरा मतलब है जब तक कि हम सोहर पर से ऊपर वाले की मेहर की छतरी हटाने में कामयाब नहीं हो जाते, तब तक हमने अपनी किसी फिक्स्ड पक्की आदत जैसी रूटीन से किनारा करके रखना है। मतलब की होया? मतलब ये हुआ सरदार साईं कि हमने कहीं आने जाने के लिए हमेशा वाला एक ही रास्ता नहीं पकड़ना। किसी एक ही बार या रेस्टोरेंट में एक ही पक्के वक्त पर नहीं जाना और जाकर एक ही पक्की जगह पर नहीं बैठना। किसी एक ही औरत को हमेशा गले नहीं लगाना। लगाना भी पड़ जाए तो मुलाकात के ठिये बदलते रहना है और उस औरत के ठिये पर तो हरगिज नहीं जाना। गुरुद्वारे मत्था टेकना हो या मंदिर में घंटी बजानी हो तो शांति लाल की तरह
किसी एक ही पक्के वक्त पर किसी एक ही मंदिर गुरुद्वारे नहीं जाना, किसी नए आदमी को अपने पास नहीं फटकने देना और कोशिश करनी है कि कोई अकेला कहीं ना जाए। साईं लोगों, सोहल के खौफ से हम लोग छुप के नहीं बैठ सकते, लेकिन अगर ये सावधानियां बरतेंगे तो छुप के बैठना जरूरी नहीं होगा। सबने सहमति में सिर हिलाया। हमारे पीछे लगने को वो कर्मा मारा दिल्ली आया। कुशवाहा कहता था कि जरूर आएगा तो हमारा ही काम आसान करेगा। हम उसे बिरादरी की भरपूर ताकत दिखाएंगे और भरपूर कोशिश करेंगे कि वो यहाँ से बच के न जाने पाए। वो तो पता नहीं कब आएगा, ब्रजवासी बोला। उसके इंतजार में हम क्या करेंगे? वडी लाख रुपए का सवाल किया नहीं। जवाब ये है साईं कि उस दौरान हम उसकी तलाश जारी रखेंगे। जिसमें कि हम कामयाब हो गए तो उधर मुंबई में ही उसकी लाश गिरा देंगे, नहीं तो हम एक एक करके उसके तमाम हिमायतियों को खत्म करने की कोशिश करेंगे, ताकि हम अपनी असल स्कीम के मुताबिक उसे नंगा और बेयारो मददगार करके मार सकें। साईं लोगों, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि हम उसी की स्ट्रेटजी उसी के खिलाफ इस्तेमाल करेंगे। हम उसकी बैसाखियाँ हटाएंगे ताकि वो मुंह के बल गिरे और फिर कभी ना उठ सके। अब हम जानते हैं कि उसने बखिया तक पहुंचने से पहले उसके सारे ओहदेदार मार गिराए थे। ऐसा ही उसने गजरे के साथ किया था। हमारे साथ ये नौबत तो नहीं आई थी, लेकिन उसने बिरादरी को तो गुरबख्श लाल के खिलाफ कर ही दिया था। हमारी जान बख्शी की जो शर्त उसने हमारे सामने रखी थी, अगर हम उसे न कबूल करते तो हम जानते ही हैं कि हम सब भी गुरबख्श लाल की फरीदाबाद वाली कोठी में उसके साथ ही मरे पड़े होते। बहरहाल साईं लोगों, जो सोहल ने औरों के साथ किया वही हम उसके साथ करेंगे। बड़ी, हम उसका कोई संगी साथी, कोई जोड़ीदार जिंदा नहीं छोड़ेंगे। सोहल रावण मारता है, लेकिन अब वो खुद रावण है। वो रावण के सिर काटता है नहीं, हम उसके हाथ पांव भी नहीं छोड़ेंगे। बड़ी, फिर देखेंगे नहीं कैसे लूला लंगड़ा सोहल हमारे खिलाफ ताकत दिखाता है। उसको लूला लंगड़ा करने की शुरुआत मैं पहले ही बोला साईं लोगों, हम उस लड़की सुमन वर्मा से करेंगे। वो तड़प कर यहाँ पहुँचेगा सुमन वर्मा के बुरे अंजाम का बदला लेने के लिए और हमें हमारी वादा खिलाफी की सजा देने के लिए। तो हम उधर मुंबई में उसके सगे वालों पर ऐसा कहर बरपाएंगे कि वो समझ नहीं पाएगा कि वो लौट कर मुंबई जाए या हमारी मुखालफत करता यहीं रहे। साईं लोगों, वो बहुत रावण मार चुका, अब हम रावण मार के दिखाएंगे। आमीन, बिरादरी भाई मुसाहबी लहजे में बोले। वदिया मायाराम भी जैसे सुर में सुर मिलाने की गरज से बोला। झामनानी ने सक पकाकर उसकी तरफ देखा। बड़ी तू? वो बोला, अभी यहीं है नी? मैंने कहाँ जाना है मालको? मायाराम खींसी निपोड़ता हुआ बोला। मेरा स्थान तो अब आप लोगों के कदमों में ही है। बड़ी चढ़िया हो गया है नी? मायाराम ने हक पकाकर झामनानी की तरफ देखा। बड़ी, तेरा तो फौरन किसी सेफ जगह पहुंचना निहायत जरूरी है नी। सेफ जगह? जहां पुलिस तेरी परछाई भी ना छू सके नी, जहां तुझे ऐसा चैन और सुकून मिले कि आज तक के सारे दुख दर्द तुझे भूल जाएं, जहां न सोहल प्रेत बनकर तेरी रातों की नींद उड़ा सके और न फांसी का फंदा तुझे हर घड़ी अपनी आंखों के सामने झूलता दिखाई दे, जहां न तुझे तेरा लंगड़ापन सताए और न बुढ़ापा हलकान करे। ऐसी कौन सी जगह है? वो हम बता देंगे साईं, लेकिन पहले तू ये बोल कि तू जाना तो चाहता है ना ऐसी जगह? वो तो ठीक है मालको, लेकिन मैं जाऊंगा कैसे? हम भेजेंगे। कब? कैसे? अभी, ऐसे। झामनानी के हाथ में एक रिवॉल्वर प्रकट हुई। तत्काल मायाराम के नेत्र आतंक से फट पड़े। वो उछलकर अपने पैरों पर खड़ा हुआ। बड़ी, क्या फायदा नहीं खामखा काया को कष्ट देने का आखिरी वक्त। तो बैसाखियों का मोहताज है नहीं, उनके बिना 8-10 कदम उठा भी लेगा तो क्या फायदा होगा। बड़ी एक ही तो बात है नहीं कि चारपाई पर मरा या 10 कदम दूर मरा। मालको, मायाराम गिड़गिड़ाता सा बोला, क्यों मारना चाहते हो मुझे? मैं तो तुम्हारी गाय हूँ जो। लाला, बड़ी गाय पालेगा नहीं? राम भजो सिंधी भाई, भोगीलाल बोला, मुझे तो दूध घी दही वैसे ही मना है। भैयन, बड़ी डेयरी खोलेगा नहीं? ब्रजवासी यूं हंसा जैसे उसे कोई चुटकुला सुनाया गया हो।
पवित्र सिंह ने हंसी में उसका साथ दिया। सुन लिया साईं, झामनानी बोला। मालको, दोनों हाथ जोड़ता मायाराम बड़ी कठिनाई से बोल पाया, रहम करो। वडी, रहम ही कर रहे हैं नी, झामनानी सहज भाव से बोला, तेरे पर भी और अपने पर भी। वडी, तू पकड़ा गया तो तू जहां भी बंद होगा, तेरी अगल बगल की कोठरियों में ही हम सब होंगे। इसलिए ऐसी दुश्वारी से तू खुद निजात पा और हमें भी निजात पाने दे। मालको, मैं नहीं पकड़ा जाऊंगा। वडी, क्या करेगा नी, अमेरिका भाग जाएगा। मालको, मैं इतना काम आया आप लोगों के, फिर भी आप। बड़ी, हम भी तो तेरे काम ही आ रहे हैं नी, तिल तिल करके मरने की जगह तुझसे बादशाही मौत मरने का मौका दे रहे हैं। मालको, रहम, गुरमुखो रहम, भ्रावो रहम। अभी करते हैं साईं, अभी करते हैं, पहले तू। सिंधी भाई पवित्र सिंह धीरे से बोला, क्यों खिंचा रहा है बेचारे को, अब भेज भी चुको। ब्रजवासी बोला। जो जारिया है, भोगीलाल बोला, उसके साथ चूहे बिल्ली का खेल क्यों खेल रहा है। बड़ी ठीक बोला नी, झामनानी बोला। मायाराम साईं, मैं लेट सर्विस के लिए माफी चाहता हूँ नी। उसकी रिवॉल्वर ने 2 बार आग उगली। मायाराम पछाड़ खाकर पीछे चारपाई पर गिरा। सबने उसकी आंखों से जीवन ज्योति बुझती साफ देखी। पर एक कुआं है नी, झामनानी धीरे से बोला, जिसमें कभी रहट चलता था। अब रहट का टीन कनस्तर सब कुएं में ही जा गिरा हुआ है और नीचे पानी की सतह पर ये मोटी काई की परत जमी हुई है। वैसे तो इसकी लाश यहीं पड़ी रहे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता, कुएं में तो उसकी 7 जन्म किसी को खबर नहीं लगेगी। भैयन, टोकस को बुलाने और उसको बोल कि वो लाश को और इसके लोहे के जेवरों को वहां ठिकाने लगाए। सहमति में सिर हिलाता ब्रजवासी बाहर को लपका। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा। धन्यवाद।